Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. So, first of all, we are going to discuss about a very important topic, and that is colonialism in English literature. So आज हम बात करेंगे कि colonialism है क्या, किसने ये टर्म मुतारिफ करवाई और क्यों हुई, किस पे हुई। ठीक है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटेड होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलोनी क्या होता है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कंट्री और एरिया अंडर अ फुल ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल and may be partial of other country and occupied setting from that country। यानी कि कॉलोनी एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसी कंट्री होती है जो फुली या पार्शली या आधी या पूरी किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल में होती है, और वही कंट्री जो दूसरी कंट्री होती है वो उस मुल्क को या उस एरिया को चला रही होती है। तो वो उसे क्या हम कहते हैं, उसे कॉलोनी बोलते हैं। यानी कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलोनी बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ हैं, जो कि बेशक आप उस कॉलोनी में जाके अपना घर ले लें, वहाँ पे सेटल हो जाएं, वहाँ पे रहने लगें, बट फिर भी क्या होगा, स्टिल उस कॉलोनी पे उसके इंचार्ज का जो है चार्ज होगा। ठीक है, कंट्रोल होगा। यानी कि अगर आप उसे अच्छे नहीं लगे तो वो आपको निकाल भी सकता है। ठीक है, तो कॉलोनी एक्चुअली है क्या, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कंट्री है जिसको कौन कंट्रोल करता है, दूसरे एरिया के लोग, दूसरी कंट्री के लोग जो है कंट्रोल करते हैं या ऑक्युपाई कर लेते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं, नाजायज़ कर लेते हैं कब्ज़ा। तो उस चीज़ को हम कॉलोनी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है? Actually, colonial is a characteristic of a colony. It can be native or inhabitant of a colony. ठीक है, जो लोग, जो पीपल जहाँ पे रह रहे होते हैं ना जिस कॉलोनी में, वो कॉलोनियल कहलाते हैं। ठीक है, ये एक करेक्टरिस्टिक होती है या रिप्रेजेंटेशन होती है कॉलोनी की। जो लोग उस कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें रह रहे होते हैं, उसके इनहेबिटेंट्स होते हैं, वो कॉलोनियल कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलोनियलिज्म। एक्चुअली है क्या? कॉलोनियलिज्म इज द एक्ट ऑफ वन कंट्री टेकिंग कंट्रोल ऑफ अदर by military force and action, and then by occupying that nation politically, economically, socially and culturally. In general, strong countries dominated the weaker one to promote their own national resources, self-interest, out of income, religious culture and other reason। एक्चुअली जो है कॉलोनियलिज्म एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा कब्ज़ा है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कर लेती है, चाहे वो मिलिट्री की फोर्स से करे, चाहे वो एक्शन से करे या ज़ोर ज़बरदस्ती करे। ठीक है, वो किसी ना किसी तरह दूसरी वीकर वाली, यानी कि एक सुपीरियर कंट्री एक वीकर कंट्री पे जब कंट्रोल करती है बाय एन एक्शन, बाय मिलिट्री फोर्स एंड बाय एनी अदर सोर्सेज, तो उस कब्ज़े को हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो ये कॉलोनियलिज्म क्यों होता है, वो क्यों कब्ज़ा करते हैं? जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में, जिन कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, या जहाँ पे वो देखते हैं कि हमारी मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, उन चीज़ों पे, उन जगहों पे वो कब्ज़ा करते हैं। तो अपनी इनकम के लिए, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, रिसोर्सेज के लिए कब्ज़ा करते हैं, और रिलीजन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। कल्चर, यानी कि ये कल्चर गलत है, हमारा कल्चर यूज़ करो, ये रिलीजन गलत है, हमारा रिलीजन जो है अडॉप्ट करो। तो इस तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती वाले कब्ज़े को हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। It has been called that there are three main motives of colonialism: gold, God and glory।
but actual its a main motive is economy. वो जस्ट पैसा लेने के लिए, जस्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने मफादात को बढ़ाने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो उनके पास नहीं हैं वो हासिल करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कि एक सुपीरियर वन जब एक इन्फीरियर वन पे कब्जा करता है नाजायज़ अपने मफाद के लिए, तो वो कॉलोनियलिज्म कहलाता है। जैसे कि नाइजीरिया पे कब्जा किया यूरोप ने, किसके लिए, उनके पाम ऑयल को हासिल करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे यूरोपियन ने, ब्रिटिश जो आवाम है उन्होंने कब्जा किया अफ्रीका पे, वो किस लिए, अफ्रीका के जंगलात से नेचुरल रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने कब्जा किया नॉर्थ अमेरिका पे फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग प्लेस, देयर डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्लेस, यानी कि सिर्फ अपने ही मफादात को बढ़ाने के लिए उन्होंने कब्जा किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन वही बात हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यही काम इन्होंने किया। ये जो कॉलोनियलिज्म है ये एक्चुअल स्टार्टेड इन 1850 एंड एंडेड इन 1914। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या था। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डोमिनेंस एक्सरसाइज थी, जो कि किसने स्टार्ट, जो सुपीरियर स्टेट्स थी, यानी कि यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्पेन, रशिया एंड आल्सो यूएसए एंड जापान। इन्होंने किन पे हुकूमत की, इन्होंने अफ्रीका पे, ओशिनिया पे, large part of Asia and also North America. But why? An important question arose then. So 1898 में जो फ्यूचर प्रेसिडेंट था बेवरेज यूएसए का, उसने स्पीच की कि वी आर कम हेयर फॉर इनहेंस यू डिड नॉट नीड वेस्ट मिसिसिपी वैली when we required it, nor Florida, nor Texas and California, nor the royal provisions of far northwest. You had no money to develop it, even no highway to cover to migration of people, no trade awaken in your country. There are not one reason for landlust. You have to need improve yourself, but today we are raising more than we consume. We are making more than we can use. Today our industrial society is moved up. There are more wonderness than there is more work capital than investment. We do not need more money. We need more circulation and employment. That's why we must need new market to produce new occupation for capital or new labor work. We don't need to territory of taking your places, but acquired we need it now. इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आए हैं तुम लोगों को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तुम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी जब हम तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तुम्हारे पास एक बेस्ट हाईवे नहीं है माइग्रेशन के लिए, तुम्हारे पास ट्रैवल एजेंसीज नहीं है, तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, तुम लोगों के पास मनी ही नहीं है इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, लेकिन हम तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आज हम अपनी आमदनी से ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमें पैसा नहीं चाहिए, बट हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें सर्कुलेशन चाहिए, हमें जगह चाहिए जहाँ पे हम रह के अपनी मार्केट प्लेस जो है इन्हेंस कर सके तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग भी पैसा कमा सको, हमारे यहाँ काम कर सको। यानी कि एज अ लेबर, एज अ सर्वेंट, उन्होंने तब भी उनको यही ऑफ़र की कि तुम लोग हमारे पास आके काम करो, हम लोग तुमको पैसा देंगे, ठीक है। तो उन्हें ट्रस्ट दिलाया कि हम दहशतगर्दी से नहीं, हमें सिर्फ चाहिए इसलिए ले रहे हैं। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस स्पीच, दैट स्पीच, जो स्पीच उसने दी उसके बिहाइंड रीज़न क्या था, पॉलिटिकल था, कल्चरल था, इकोनॉमिकल था, आइडियोलॉजिकल था, सोशल था या फिर डेमोग्राफिक था। सो अब हम इन
वजूहात को देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है इकोनॉमिकल। एक्चुअली उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, अपनी मैकेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए उनकी यहाँ कब्ज़ा किया, इंक्रीज़ करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को, ओवर प्रोडक्शन क्राइसिस को, यानी कि उनके पास अगर ओवर प्रोडक्शन आ गई थी तो उसको भी वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, उससे भी वो मुफाद ही हासिल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने एज अ लेबर उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। उनके था कि था तो उनके पास सभी कुछ, लेकिन जस्ट उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाने के लिए उनको काम पे लगा दिया ताकि वो सुपीरियर शो हो सके कि उनके पास सब कुछ है और इंफीरियर वन पर कब्ज़ा कर सकें। फिर उसके बाद अपनी कंपनीज़ की जो न्यू नीड्स थी, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स उनके पास नहीं थे, उनको फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। फिर उन जगहों पर कब्ज़ा किया जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हों और उनको रॉ मटेरियल मिल सके और उनको ज़्यादा मुफाद हो। इस तरह उन्होंने इस वजह से इकोनॉमिकली भी बहुत कॉलोनियलिज्म फैलाई। इकोनॉमिकली भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड किया, कॉलोनाइज्ड किया, डिप्रेस्ड किया लोगों को उस एरा में। इसलिए उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, उनकी स्टेट को, उनके गवर्नमेंट को इनकरेज किया ताकि वहाँ पे वो कॉलोनीज़ बना सकें, कॉलोनाइज कर सकें वहाँ के लोगों को। इन 1849 नॉर्थहैम्पटन हेराल्ड एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कहा, urged whoever who had wishes to come to wealthy and prosperous land of Australia, either as peasant servant or as a miner, will be provided with the first class free ticket। यानी कि उन कामों के लिए अपनी ही जो है मुफाद हासिल करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उनको इनविटेशन दिया विद फर्स्ट क्लास फ्री टिकट के साथ। उन्होंने लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया ताकि वो उनसे एज अ लेबर, एज अ पीजेंट और एज अ सर्वेंट काम हासिल कर सकें, क्योंकि वो खुद तो सुपीरियर साबित हो रहे थे ना और इन्फीरियर लोगों को काम पे लगा रहे थे और ख़ुद कब्ज़ा जमाने पे लगे थे। अब क्या हुआ, वो बहुत मास्टरमाइंड बंदे थे। उन्होंने आइडियाज़ के थ्रू, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू भी कब्ज़ा किया लोगों पर, नॉन यूरोपियन पे कब्ज़ा किया। यानी कि सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट और मिलिट्री के थ्रू कब्ज़ा किया, ठीक है। जब उनसे इतना ना हो पाया तो उन्होंने स्कीम चलाई, साजिश के थ्रू कब्ज़ा कर लिया कंट्री के लोगों पे। यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेडिंग के लिए रूट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर आपकी जो कंपनीज़ की पॉलिसी हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, आपको अच्छा काम दिया जाएगा। फिर जो लोग मानते गए वो तो कॉलोनाइज्ड होते गए ना। फिर उन कॉलोनाइजर्स ने आगे लोगों को मोटिवेट किया कि तुम लोग जो है इनके साथ मिल जाओ, इनकी बात मानो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने इनकरेज कर दिया, उन्होंने कॉलोनाइजेशन को इनकरेज किया। और उन्होंने किसके लिए इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को प्रमोशंस देंगे एंड मेडल्स देंगे। अब हर तरह से कब्ज़े कर रहे थे, तो जोग्राफ़ी के लिहाज से भी तो उन्होंने कब्ज़े करने थे ना। उन जगहों पे, उन मैप्स के भी तो नक्शे बदलने थे ना, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया था, वहाँ के पूरे कल्चर को बदल दिया, वहाँ की पूरी सोसाइटी को बदल दिया, वहाँ के पूरे इकोनॉमिकल स्टाइल को बदल दिया। तो हम देखते हैं, दे इनवाइट देम और गिवन देम इन्विटेशन फॉर हाई इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप। उन्होंने इनवाइट किया लोगों को कि हमारे यहाँ आओ, हम तुम लोगों को फर्स्ट क्लास टिकट फ्री देंगे और उसके साथ साथ तुम लोगों को काम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि दूसरों को अपने मुल्क में बुला के उनसे अपनी ही गुलामी करवाई गई। एंड ओवर प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट आर मिजरेबल लाइफ European citizen to leave to colonies from 1852 to 1914 more than 50 million plus। यानी कि यूरोप में 1852 से लेकर 1914 तक 50 मिलियन प्लस जो लोग थे वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, ब्रिटेन में 17 मिलियन गए, ठीक है, इटली में
10 मिलियन, जर्मनी में 3 मिलियन, स्पेन में 4.4, रशिया बाल्कन्स में 4.5 एंड दूसरे अदर कंट्रीज़ में 13 मिलियंस लोग गए। इतने ज़्यादा नॉन यूरोपियंस ने मूव किया यूरोपियन कंट्रीज़ में, यानी कि 18 सेंचुरी में उन्होंने एक, यानी कि लेट 19 सेंचुरी थी ना, लेट 19 सेंचुरी में 180 मिलियन मूव कर गए। 180 मिलियन नॉन यूरोपियन मूव कर गए यूरोपियन कंट्रीज़ में। और इन 20 सेंचुरी 430 मिलियंस पीपल ने मूव किया to European country for the sake of employment as servant, as a labor or as a payant। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स थे जिसकी बेस पे उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया नॉन यूरोपियन इलाकों में, यानी कि उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए, यानी कि ट्रैवलर एजेंसीज डेवलप करने के लिए एशिया और अमेरिका के दरमियान फॉर द सेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए उन्होंने कब्ज़ा किया। फिर अपने जो मुल्क की ग़ुलामी करवाने के लिए उन्होंने कब्ज़ा किया और रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कब्ज़ा किया, मार्केट प्लेस बढ़ाने के लिए कब्ज़ा किया। और जबकि उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तुम लोगों पे, जबकि एग्जैक्टली क्या हो रहा था कि वही उन लोगों से मफाद हासिल कर रहे थे। दे गेन इन द कवर ऑफ दे गेव। सो यही हमारी आज की वीडियो थी। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।